नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज योयो बायो। बायोलॉजी की इस इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इस लंबे से दौर में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। शुरुआत में हमने पूरा का पूरा मेंडल के बारे में डिस्कस किया, दैट वाज जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल का लाइफ हिस्ट्री चालू किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उसके बाद हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उसके बाद हमने मेंडल के 3 लॉज पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़े बेटा, उसके बाद टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पढ़ा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था नियो मेंडलिज्म जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रोपी, क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। वहां मेंडल के चैप्टर का हो गया था स्वाहा। फिर आए हम लोग क्रोमोसोम्स के सेक्शन पे। क्रोमोसोम्स के सेक्शन में हमने स्टार्टिंग में क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखा, उसके टाइप्स देखे, एक्स और वाई क्रोमोसोम का डिटेलिंग देखा। फिर उसके बाद हमने लिंकेज का कॉन्सेप्ट देखा, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट देखा। फिर उसके बाद हमने कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस, हीमोफीलिया का क्रॉस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, हाइपरट्राइकोसिस का क्रॉस किया बेटा। और फिर वो सेक्शन फिनिश करने के बाद हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, जहां हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस पढ़ा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स पढ़ा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज पढ़ा। आज अब इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का स्वाहा कर देंगे, जो बेसिक्स वाला पार्ट है वो फिनिश कर देंगे। देखो, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, हमने इतने सारे टॉपिक कितना आसानी से निकाल लिए बेटा। इस वाले लेक्चर में, ये लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा होगा बेटा, ओके, बट उम्मीद करता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि तुझे एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊं बेटा। इस वाले लेक्चर में हम लोग 6 टॉपिक कवर करने वाले। कितने? 6। पहला टॉपिक म्यूटेशन, दूसरा टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस, तीसरा थैलेसीमिया, चौथा डाउन्स सिंड्रोम, फिर आएगा टर्नर्स सिंड्रोम एंड सिक्स्थ टॉपिक विल बी क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। 6 टॉपिक दिमाग में रख, मेरे दिमाग में तो है, तू अपने दिमाग में भी रख। म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस, डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहले म्यूटेशन से शुरू करते हैं। म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? म्यूटेशन का मीनिंग होता है सडन जेनेटिक चेंज। अचानक से तुम्हारे जीन्स में अगर बदलाव आ जाए ना, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। एकदम इजी लैंग्वेज में और एकदम टू द पॉइंट। कभी भी कोई भी म्यूटेशन पूछ लेना, बोल देने का सडन जेनेटिक चेंज। अब तुम जानो, इंग्लिश जाने, बायोलॉजी जाने, सडन जेनेटिक चेंज इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, हियर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो म्यूटेशन है, जहां जेनेटिक चेंज होगा, इस जेनेटिक चेंज के हिसाब से व्हाट वी सी इज, हाई-फाई इंग्लिश में चल रहे हैं, there is alteration of DNA sequence. डीएनए में ना एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ऐसे 4 नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कोडिंग होता है। अगर एक अल्फाबेट भी बदल गया ना, तो बाकी का सारा कोड बदल जाएगा बेटा। सो देयर इज ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। उसके हिसाब से there is change in genotype, और इसके वजह से फाइनली बेटा there is change in phenotype. phenotype means external appearance. so डीएनए में कोई ना कोई छेड़छाड़, कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई मैनिपुलेशन होने के कारण सारा सीक्वेंस बदल जाएगा, जीनोटाइप बदल जाएगा, फिनोटाइप बदल जाएगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस बदल जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट, ये जो म्यूटेशन है, ये जिस वजह से होता है, जिन एजेंट्स की वजह से होता है, उसको बोलते हैं म्यूटाजेनिक एजेंट्स। और यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज म्यूटाजेन। Gen means to generate. Why they are called as mutagen? Because it will generate mutation. And these mutagenic agents, they are usually physical and chemical factors. However, it can be biological factors also. बहुत सारे viruses भी हैं, microorganisms भी हैं, जिसके हिसाब से mutation होता है. But mostly physical and chemical factors and radiation में you remember ultraviolet rays.
जितने भी रेडिएशन होते हैं ना, एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ओके, तरह तरह के केमिकल्स है, तरह तरह के फिजिकल फैक्टर्स है, इसके हिसाब से हमारा सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, वो जीन्स के कोई ना कोई कोडिंग सीक्वेंस में ना डिस्टर्बेंस आ जाएगा, कोई ना कोई अल्फाबेट डिलीट हो जाएगा, यानी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, या तो फिर कोई ना कोई अल्फाबेट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ओके, सो तरह तरह का पैटर्न आ सकता है बेटा। सो जिस वजह से म्यूटेशन होता है उसको हम लोग म्यूटाजेनिक एजेंट्स या म्यूटाजेन बोलेंगे बेटा, विच इज फिजिकल, केमिकल और यूवी रेज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, म्यूटेशन के टाइप। म्यूटेशन ना बेटा दो तरह का, अगर डीएनए के एक छोटे से पॉइंट में ही गड़बड़ हुई है तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। सॉरी। और अगर पूरा का पूरा टुकड़े में गड़बड़ हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एलर्जी। सो पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बेटा। अच्छा, सो पॉइंट म्यूटेशन में व्हाट वी फाइंड इज कि छोटे से ना पॉइंट में गड़बड़ रहेगा, यहां पे पूरे के पूरे सेगमेंट में गड़बड़ रहेगा बेटा। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। वेयरएज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है ना, इसमें कोई ना कोई क्रोमोसोम का या तो एक्स्ट्रा इंसर्शन होगा या तो डिलीशन होगा, यानी कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल या तो ऐड होगा या तो डिलीट होगा बेटा। इसको है ना हम लोग शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे मालूम है? ऐसे याद रखो, ये एमसीक्यू में आएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मेन रीजन क्या है? सो अगर तुमको फोटो फ्रेम बनाना है तो तुम्हारा आईडी जरूरी है। आईडी में आई मतलब इंसर्शन और डी मतलब डिलीशन। तो कोई ना कोई पार्ट या तो ऐड होगा, इंसर्ट होगा, या कोई ना कोई पार्ट डिलीट हो जाएगा, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है। हमने वैसे सिकल सेल एनीमिया डिस्कस किया है डिटेल में। सिकल सेल एनीमिया में हमने क्या पढ़ा था कि वो आरबीसी का 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है उसके बदले वैलिन आ जाता है। ओके राइट, आरबीसी सर्कुलर बाइकॉन्केव होने के बदले सिकल शेप हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी में जी कोड के बदले क्या लग जा रहा है? GUG, यानी देखो सिर्फ एक पॉइंट का ही गड़बड़ है। एडेनिन के बदले यूरासिल आ गया। अब यहां एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये सीखना है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जहां ये सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल लिखा है ना, वहां बहुत सारे अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस भी लिखा है। सो वो अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को हमको याद रखना है। वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को हम लोग ऐसे याद रखेंगे, वैल्यू हिस ल्यूकोसाइट, 3 protozoa kill, and then remember glucose. अब ऐसा टेक्निक क्यों दिया है अवस्थी सर ने? क्योंकि पूरा का पूरा जो सीक्वेंसिंग है ना उसमें वैल्यू यानी पहला अमीनो एसिड है वैलिन, फिर दूसरा अमीनो एसिड है हिस्टिडीन, ओके, फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड है ल्यूसीन। सो वैल्यू हिज ल्यूकोसाइट यानी WBC। सो ये सेंटेंस हमको क्या बोलता है? ये सेंटेंस एक ट्रिक की तरह याद रखो, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है विद योयो बायो। ओके, अपने बायो स्टाइल में, योयो स्टाइल में इसको ऐसे याद रखो कि उसके WBC की कदर करो, क्योंकि उसके WBC ने 3 प्रोटोजोआ को मार डाला है, और इस खुशी में मिठाई बांटो, ग्लूकोज बांटो लोगों को। सो वैल्यू हिज ल्यूकोसाइट, थ्रियोनिन, ये एक अमीनो एसिड का नाम है, वो फुल फॉर्म नहीं याद रखेगा तो भी चलेगा, खाली सीक्वेंस याद रखना है। प्रोलिन,
उसके बाद GLU और GLU, ग्लूटामिक एसिड। ओके, सो ये सीक्वेंस है बेटा, ये हमको याद रखना है। अब ये सीक्वेंस में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि RGV6 पोजीशन पे जो अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, उसके बदले वैलिन आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामिन नाम का अमीनो एसिड है, अगर इसके बदले वैलिन आ गया, तो आरबीसी गोल होने के बदले आरबीसी सिकल शेप हो जाएगा। तो शॉर्टकट, उसके डब्ल्यूबीसी की कदर करो, 3 प्रोटोजोआ को मार चुका है, ग्लूकोज ग्लूकोज बांटना है। और 6 पोजीशन वाला जो ग्लूटामिक एसिड है उसके बदले वैलिन आता है, इसलिए सिकल सेल अनीमिया होता है। और यहां पर ये सारे पॉइंट्स का हो गया स्वाहा। इसको ऐसे अच्छे से याद रख लेना बेटा, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ओके राइट, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन। ओके, तो यहां पर म्यूटेशन का छोटा सा टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे पेडिग्री एनालिसिस की तरफ। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स फॉर सेवरल generation in a family. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरे दादा के दादा के दादा, उनको डायबिटीज है, उनके लड़के में डायबिटीज नहीं है, फिर उस लड़के के लड़के में डायबिटीज है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज नहीं है। सो कोई भी बीमारी हम लोग एवरी जनरेशन बाय जनरेशन जब एक परिवार में पढ़ते हैं, सो उस बीमारी के एनालिसिस को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। यानी पेडिग्री एनालिसिस को सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम लोग जेनेटिक्स का पूरा फैमिली ट्री देखते हैं कि किस तरह से कोई भी ट्रेट, कोई भी कैरेक्टर एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे जनरेशन में जा रहा है। तो कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक ही परिवार में, उसको हम लोग बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ के लो बेटा। अब इसको समझने के लिए ना तरह तरह के सिंबल्स समझना हमको। अच्छा, पेडिग्री एनालिसिस का काफी ज्यादा डिटेल्ड पार्ट होता है। ओके, सिंबल्स में भी बहुत सारे सिंबल है, पर आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू कवर करेंगे। इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और ज्यादा का ज्यादा सॉल्विंग वाला पार्ट है, ओके, दैट इफ पॉसिबल आई मेक अ सेपरेट लेक्चर सो दैट हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। ओके, क्योंकि ये अपने आप में अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं बेटा। ओके, सो ये टॉपिक को निकाल के एक सेपरेट लेक्चर आई विल गो थ्रू सो दैट आपको सॉल्विंग भी इजी हो जाए। बट अभी फिलहाल बेसिक्स इस लेक्चर में सीख लो बेटा। सिंबल्स के हिसाब से पेडिग्री एनालिसिस में स्क्वायर का सिंबल रहा ना, दैट मीन्स बॉय। सर्कल रिप्रेजेंट्स गर्ल। सर अब मैं इसको कैसे याद रखूं, कभी ना कभी कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी। हाँ होगी ही ना, जानता हूं मैं, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। बी से बॉय, बी से बॉक्स, जी से गर्ल, जी से गोल। तो जो बॉक्स है वो बॉय है, जो गोल है वो गर्ल है। सिंपल। आगे अगर ऐसा खड़ा बॉक्स बनाया है ना, यानी उसका सेक्स हमको बताया नहीं है, सेक्स इज अनस्पेसिफाइड। फिर जब ऐसा एक बॉक्स, बी से बॉय, बी से बॉक्स, जी से गर्ल, जी से गोल, उन दोनों के बीच में अगर एक लाइन दिखा दिया ना,
लाइन का मतलब होता है मेटिंग, यानी दोनों का रिप्रोडक्शन हो रहा है। बट यही जगह पे बॉक्स, बी से बॉय, बी से बॉक्स, जी से गर्ल, जी से गोल, और अगर दो लाइन दिखा दिया ना, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सैंग्विनियस मेटिंग। कॉन्सैंग्विनस मेटिंग यानी मेटिंग विद इन ब्लड रिलेशनशिप। यानी ये कैसे बात हो गई मालूम है कि बी से बॉय, बी से बॉक्स यानी समझो मैं, जी से गर्ल, जी से गोल यानी समझो मेरी वाइफ। अब मैं अगर मेरी मामा की बेटी से शादी कर लेता हूं, या मैं अगर अपनी बुआ की बेटी से शादी कर लेता हूं, तो ऐसे बहुत सारे परिवारों में होता है ना जहां लोग परिवार में ही शादी कर लेते हैं। सो इस तरह के शादी को हम लोग बोलेंगे कॉन्सैंग्विनस मेटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और तुमको एक बात बता दूं बेटा, मैं कॉन्सैंग्विनस मैरिजेस जो होता है ना, जहां हम लोग ब्लड रिलेशनशिप में ही अगर शादी करते हैं, उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी भी तरह का जेनेटिक बीमारी परिवार में है तो वो बीमारी आने वाले बच्चे को होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी जेनेटिक डिजीज फैमिली में रिपीट होने की संभावना बढ़ जाती है कॉन्सैंग्विनस मैरिजेस में। तो वैसे सर आप ये कह रहे हैं कि हमको ब्लड रिलेशनशिप में शादी नहीं करना चाहिए? मैंने ये तो नहीं कहा, चॉइस तुम्हारी है। मैं यहाँ शादी.com या फिर कोई मैरिज रिलेशनशिप, सर मेरा पति मेरी पत्नी कैसे होने चाहिए, वैसा कोई कंसल्टेंसी नहीं खोल के रखा है। मैं सिर्फ तुझे योयो बायो सिखा रहा हूँ। योयो बायो के हिसाब से अगर आप ब्लड रिलेशनशिप में शादी करते हो तो जेनेटिक बीमारियां आपके आने वाले बच्चे में आने की संभावना काफी ज्यादा होती है। द चांसेस फॉर द जेनेटिक डिजीज विच इज प्रेजेंट इन द फैमिली ओके इंक्रीजेस। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। समझो फॉर एग्जांपल, सुन मेरी बात ध्यान से, समझो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, जैसा हमने क्रॉस में देखा था, तो मेरे पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो तो डिफेक्टिव है। अब मुझे कलर ब्लाइंडनेस क्यों है? क्योंकि मेरे पूरे फैमिली में कोई ना कोई दादा, परदादा, पर दादा उसको हुआ होगा। ठीक है, राइट। अब अगर मैं मेरी मामा की बेटी से शादी करता हूं, या बुआ की बेटी से शादी करता हूं, या मामा की बेटी की बहन इससे उससे शादी करता हूं, वगैरह वगैरह जो भी, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे फैमिली के ओरिजिन से ही आ रहा है। अब समझो वो लड़की भले नॉर्मल है, उसको लग रहा है ये तो नॉर्मल है, इन दोनों का शादी हो जाना चाहिए, पर वो लड़की कैरियर भी तो हो सकती है ना। यानी उसमें एक डिफेक्टिव जीन होगा जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। और अगर हम दोनों की शादी होती है तो मेरा तो एक्स क्रोमोसोम वैसे ही गया है, और उसका अगर समझो वो डिफेक्टिव वाला जीन अगर आया और कंबाइन हुआ तो बच्चे को डिफेक्ट होगा ना। फिर लड़की सोचेगी अरे मैं तो नॉर्मल थी फिर भी डिफेक्ट आया, लड़के की वजह से नहीं, तू नॉर्मल थी पर तू भी कैरियर है। क्यों? क्योंकि तू सेम फैमिली ओरिजिन से आ रही है। यही जगह पे अगर ये किसी कंप्लीटली हेल्दी या नॉर्मल लड़की से शादी करता है तो इस तरह के चांसेस नहीं होते। अब ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्या है? ये तो खाली एक काल्पनिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जिससे अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो तुझे पता चलता है हाँ सर वो एक्स क्रोमोसोम के डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। पर सोचा ऐसे कितनी सारी बीमारियां हैं, मैं तुझे बता नहीं सकता। उस पर अगर लेक्चर बनाया जाए ना, द लेक्चर विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमको लगता है हम तो नॉर्मल है, फिनोटिपिकली आई एम नॉर्मल, बट जीनोटिपिकली आई कैन हैव दैट पर्टिकुलर डिफेक्टिव जीन। और अगर ब्लड रिलेशनशिप में शादी किया ना, वो जीन रिपीट होता है। सर सबसे बेस्ट शादी ही नहीं करने का, चुप रहे, सबसे बेस्ट बायो पढ़ने का। ओके राइट, सो कॉन्सैंग्विनस मैरिज हो गया। अब इसके बाद बी से बॉय, बी से बॉक्स, जी से गर्ल, जी से गोल, ये शादी हुआ। अब शादी होने के बाद इनके बच्चे हुए। अब कभी भी ऐसा पैटर्न देखा ना तो ये प्रीवियस जनरेशन हो जाता है, ये नेक्स्ट जनरेशन हो जाता है, और आने वाले बच्चों को हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ने का। सो ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा। अब यहां क्या सीख रहे हो तुम कि इस कपल को लड़की हुई, मुबारक को लड़की हुई। ओके राइट। लड़का हुआ है, ऐसा पैटर्न अक्सर परिवारों में देखा जाता है। अक्सर परिवारों में जहां जहां लड़का है ना, उनके पहले लड़कियां होती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, सिंस देयर इज अ गर्ल चाइल्ड, सिंस दे रिप्रोड्यूस वंस अगेन एंड दे कंटिन्यू टू रिप्रोड्यूस अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ बॉय चाइल्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसा नहीं करें।
हम इसी में खुश हैं, इतना याद रखो। ओके फाइन। अब इसके बाद अगर कुछ ऐसा दिखा रहा है, बी से बॉय, बी से बॉक्स, जी से गर्ल, जी से गोल, लड़का हुआ, लड़की हुई, और एक को अगर कलर कर दिया, शेड कर दिया, तो अब इसमें ये समझ के ले लो बेटा कि शेड किया ना, यानी वो बच्चा अफेक्टेड है, यानी उसको कोई ना कोई बीमारी है। सो जो भी बच्चे में बीमारी रहेगी वो शेडेड रहेगा, दैट इज अफेक्टेड, एंड दीज आर अनअफेक्टेड। ये समझा? ओके फाइन। फिर इसके अलावा अगर ऐसा सिंबल आता है और इसके अंदर समझो 2 लिख दिया, यानी 2 बच्चे हैं जिसका सेक्स, जिसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है कि लड़का है या लड़की है, और क्योंकि शेड नहीं किया इसीलिए ये अनअफेक्टेड है, ऐसे याद रखना। और इसी को अगर शेड करके 2 लिखा, यानी अफेक्टेड 2 बच्चे हैं जिसका जेंडर हमको पता नहीं। सो इस तरह से ये सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर पेडिग्री एनालिसिस, इसको याद रखना। चलो मूविंग ऑन। अब पेडिग्री एनालिसिस में ये देखा गया है कि जो बीमारियां होती है ना, वो बीमारियां 4 तरह की होंगी। अब इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तुमको पहचानना होता है कि कौन सी बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सी बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सी बीमारी सेक्स लिंक डोमिनेंट है, और कौन सी बीमारी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इसमें से इस वाले लेक्चर में जो बेसिक एनसीईआरटी में दिया है पहले उतना कवर कर लेते हैं, बाकी का एडवांस पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव के लिए ना एक सिंपल सा ट्रिक याद रखो कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ये 2 कवर करेंगे बेटा। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है ना, ओके, डज नॉट स्किप जनरेशन, और ऑटोसोमल रिसेसिव विल ऑलवेज स्किप जनरेशन। ये देख, लड़का लड़की, 3 बच्चे हुए इनके, देखते जा जाने। सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से 4 बच्चे, ओके। अब नाउ लेट्स से जस्ट अ सेकंड, यहां से 4 बच्चे बेटा, ओके। और समझो फॉर एग्जांपल इसका शादी हुआ किसी और लड़की के साथ, और इनके 2 बच्चे। अब अगर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सो इट विल नॉट स्किप जनरेशन, यानी अगर सपोज ये शेडेड है, ओके, लिसन वेरी केयरफुली। सो व्हाट यू विल फाइंड इज कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ये शेडेड होगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये शेडेड होगा। सो हर जनरेशन में तुमको शेड मिलेगा बेटा। तो देखो, इस जनरेशन में था बीमारी, इस जनरेशन में भी आया, इस जनरेशन में भी आया, बट यही अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है, समझो इसका शादी किसी और से हुआ बेटा, और ये इनके सपोज 2 बच्चे। अब ऑटोसोमल रिसेसिव विल स्किप जनरेशन, यानी यहां क्या देखोगे कि यहां ये देखोगे कि अगर एक शेडेड है, ओके, फिर उसके बाद शेड नहीं है, समझो इसका शादी इसके साथ हो, फिर नेक्स्ट जनरेशन में वापस शेडेड है। सो पहले बीमारी था, फिर बीमारी नहीं है, फिर बीमारी है, सो इसने एक जनरेशन स्किप किया ना। सो इस तरह का पैटर्न कभी भी नोटिस करोगे ना, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, और जो हर जनरेशन में जाएगा दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इसमें होता ऐसा है बेटा कि कई बार ना व्हाट यू विल फाइंड इज
कि ऐसा पूरा फुल फ्लेज नहीं दिखाएंगे, तुमको शॉर्ट में पिकअप करना पड़ेगा और अपने हिसाब से समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको। ये सब है ना जस्ट समझने के लिए एग्जाम्पल दिया, इसका प्रॉपर सम्स हम लोग बाद में करेंगे। अब कई बार है ना ऐसे तुमको फुल फ्लेज दिखाया नहीं जाएगा कि बराबर ये जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, 2 जनरेशन में ही तुमको कैच करना पड़ेगा। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिखाया, जैसे लेट्स से सिर्फ अगर इतना दिखाया, या फिर समझ के चलो कि अपने को ऐसा दिखाया। अब इसी से कैच कर लेने का, जैसे ये बीमार है और इसके पेरेंट्स बीमार नहीं है, राइट। सो खाली इतने जनरेशन को चेक करो कि पहले बीमारी नहीं था फिर बीमारी आया, तो ये जनरेशन स्किप किया ना, और जनरेशन स्किप किया यानी ये रिसेसिव। ये बीमार है, इसके पेरेंट्स भी बीमार है, ये जनरेशन स्किप नहीं किया तो ये डोमिनेंट है। तो ऐसे तरह तरह के एग्जाम्पल आते हैं बेटा इसमें। क्लियर है इतना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ओके, इसको कैसे पहचानना है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चंस ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव पर होते हैं बेटा। ओके, सो फिलहाल के लिए तुम इतना प्रैक्टिस करो, इसका आगे का सेक्शन हम लोग करेंगे बाद में। अभी बेसिक्स में जो आगे के और डिजीजेस वाला पार्ट है वो फिनिश कर लेते हैं। So we are sticking only to NCERT for this particular lecture. इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ उतना ही डिस्कस करें जितना NCERT में दिया बेटा। Now the next that we have to understand is जो जेनेटिक बीमारियां होती है ना, ओके, वो 2 तरह की होती है। किसी किसी लोग के अगर जीन्स में गड़बड़ है, ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीन डिसऑर्डर, और उसको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। और जिसका पूरा क्रोमोसोम में ही गड़बड़ है उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जेनेटिक्स में कई बार ना तुमको एबेरेशंस करके वर्ड मिलेगा। एबेरेशन मतलब एबनॉर्मेलिटी, इजी लैंग्वेज में एबेरेशंस मतलब एबनॉर्मल। शायद ये वर्ड कहीं टकरा जाए, खाली इतना याद रखना। नेक्स्ट, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में एग्जांपल कौन सा है? अब मेंडेलियन डिसऑर्डर में द फर्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद आता है हीमोफीलिया। अब ये दोनों का तो क्रॉस किया था ना बेटा, तो ये तो तुझे याद रहना चाहिए। फिर याद रख SCP, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। अब इसमें से ये 2 जो बीमारियां हैं ना, ये X क्रोमोसोम वाली है, सो दीज आर X लिंक्ड डिजीजेस, ओके, राइट, एंड दीज आर X लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस। और ये सब की सब जो है दीज आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस। इस पे MCQ आता है बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस के ये सारे एग्जांपल हैं। अच्छा, इसके अलावा थैलेसीमिया तो मैं तुझे डिटेल में सिखाऊंगा बेटा। ओके, सो इवन थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव। नीचे तक ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया इज X linked recessive disease, whereas these 4 are autosomal recessive disease. अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज में भी एक एग्जांपल तुझे याद रखना है।
मायोटोनिक डिस्ट्रोफी और यू कैन से मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जहां मसल्स ग्रो ही नहीं होते हैं और मसल्स में एक तरह का पैरालिसिस आ जाता है, पेशेंट अपने बॉडी के मसल्स को मूव ही नहीं कर पाता है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज का एग्जांपल है। मूविंग ऑन, क्रोमोसोमल डिजीज में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नंबर 1 डाउन्स सिंड्रोम, then we will study number 2 Turner's syndrome, and then we will study number 3 Klinefelter's syndrome. Okay, Down's syndrome, Turner's syndrome, Klinefelter's syndrome, ये बीमारियां में जो भी गड़बड़ है वो क्रोमोसोम में। अब इसमें से कलर ब्लाइंडनेस तो हमने पढ़ लिया, हीमोफीलिया भी पढ़ लिया, सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ लिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस का सिर्फ इतना याद रखो कि बहुत म्यूकस बनता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करता है, खास करके पैनक्रियास को अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है। फिनाइल कीटोन यूरिया भी हमने पढ़ लिया। तो अब बचा क्या हमारे पास? बचा है थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ओके, सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद थैलेसीमिया क्विकली। याद रखना, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जो जीन में गड़बड़ है, इट्स अ जेनेटिक डिजीज, नॉट अ क्रोमोसोमल डिजीज। क्रोमोसोमल डिजीज के ये 3 एग्जांपल है, यानी इतने पे ना बहुत एमसीक्यू आता है ऑप्शन घुमा घुमा के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड मैन आउट, 3 नाम इधर का दे देगा, एक इधर का दे देगा। तो याद रखना ये तीनों क्रोमोसोमल डिजीज है, ये सब के सब जेनेटिक डिजीज है। फिर ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ऐसे रिसेसिव के एग्जांपल दे देंगे। तो याद रखना ये 4 रिसेसिव है, डोमिनेंट में सिर्फ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के वाले एक्स लिंक्ड डोमिनेंट दे देंगे और ऑप्शन बदल देंगे। तो बेसिकली इतना तुझे अच्छे से याद रखना है बेटा। ओके, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में पेशेंट का क्या होता है ना, जीन में गड़बड़ होने की वजह से, जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से पेशेंट का एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है, उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं बनता है। अब इसके लिए हमको हीमोग्लोबिन का नॉलेज होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हमारे आरबीसी के अंदर होता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन कैरियर बोलते हैं। और ये हीमोग्लोबिन अगर गड़बड़ वाला रहेगा, ओके, तो ऑक्सीजन है ना हमारे लंग्स से हमारे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच नहीं पाएगा, यानी ऑक्सीजन लंग्स तक तो आ रहा है पर लंग्स से बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बॉडी के सेल्स फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे बेटा। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन का केमिकल कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो हीमोग्लोबिन वर्ड को तोड़ दो, हीम अलग और ग्लोबिन अलग। इसमें से हीम जो है ना वो आयरन वाला पार्ट है, वो आयरन का बना होता है, और ग्लोबिन जो है ना, ग्लोबिन प्रोटीन का पार्ट है, प्रोटीन्स का बना होता है। प्रोटीन्स आर नथिंग बट दे आर पॉलीपेप्टाइड। उसी तरह से बच्चा, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। So total there are 4 polypeptide chain, 2 alpha chain and 2 beta chain. अब थैलेसीमिया के भी टाइप्स हैं इसके हिसाब से। अगर वो जीन में गड़बड़ है जो हीमोग्लोबिन का अल्फा चेन बनाने वाला है, तो ऐसे थैलेसीमिया को हम लोग अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, या तो फिर थैलेसीमिया ए। और अगर वो जीन में गड़बड़ है जो हीमोग्लोबिन का बीटा चेन बनाने वाला था, तो ऐसे थैलेसीमिया को हम लोग बीटा थैलेसीमिया या फिर थैलेसीमिया बी बोलेंगे। सुनते जा ध्यान से, अल्फा चेन बनाने वाला जो जीन है, ओके, वो जीन कहां होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। और हीमोग्लोबिन का बीटा चेन बनाने वाला जो जीन है
वो जीन कहां होता है? वो होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अब सबसे पहले ना मैं तुझे एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं। 16th क्रोमोसोम पे दो जीन होते हैं, HBA1, HBA2। ये दोनों जीन मिलके अल्फा चेन बनाते हैं हीमोग्लोबिन का। और 11वें क्रोमोसोम पे HBB करके जीन होता है जो बीटा चेन बनाता है। अब इसको हम लोग याद कैसे रखें, क्योंकि एमसीक्यू में ये उड़ा देगा बेटा तेरे को। अब तू इसको ऐसे याद रख, ब से बीटा और ब से बल्ले बल्ले। या तो ऐसे याद रखो, बीटा यानी बेटा, बेटा नाच रहा है। क्या नाच रहा है? भांगड़ा कर रहा है। तो बेटा बल्ले बल्ले कर रहा है। ओके, अब बेटा यानी बीटा, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले ऐसे नाचते हैं ना बेटा। सो बल्ले बल्ले स्टैंड्स फॉर 11। सो बीटा चेन बनाने की पूरी जिम्मेदारी क्रोमोसोम नंबर 11 की। सो ये पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक, अल्फा यानी ए यानी अपन। अपन बहुत भोला है, भोला है यानी 16 है, ऐसे याद रखो। ओके, सो ये अपना सेकंड ट्रिक हो जाएगा। अब दूसरा ये याद रखो कि क्रोमोसोम नंबर 11, ये 11 को देखो 1 और 1 दोनों नंबर सेम, राइट? 1 और 1 दोनों नंबर सेम है, यानी यहां पर सेम यानी 1 यानी एक ही तरह का जीन है, और यहां पे अलग अलग तरह के जीन्स है। इतना अच्छे से याद रखना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन? ऑलराइट। सो हम लोग ने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जहां पेशेंट के शरीर में जीन में गड़बड़ होने के कारण उसका हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनता है। अब हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन होता है और दो बीटा चेन होता है। अल्फा चेन का जो जीन है दैट इज HBA1 HBA2 जो 16 क्रोमोसोम पे है, और बेटा बल्ले बल्ले कर रहा है। बल्ले बल्ले में 1 दिख रहा है, 1 यानी एक ही जीन है। ओके, और उसमें दोनों भी अक्षर सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वजह से थैलेसीमिया के पेशेंट को तकलीफ क्या आएगा? तो थैलेसीमिया के पेशेंट में व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज उसका हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बना है। ओके, अब अगर ये हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मेलिटी के हिसाब से देखें तो उसका टाइप्स भी लिख के रखते हैं। अल्फा चेन बनाने वाले जीन में अगर डिफेक्ट है तो उसको हम बोलेंगे थैलेसीमिया ए। और बीटा चेन बनाने वाले जीन में अगर डिफेक्ट है तो उसको हम बोलेंगे थैलेसीमिया बी। इसमें और दो टाइप भी है। अगर दोनों पेरेंट्स से गड़बड़ वाला जीन मिला हमको तो हमको होगा थैलेसीमिया मेजर, और अगर एक ही पेरेंट से गड़बड़ वाला जीन मिला, दूसरे पेरेंट से नॉर्मल वाला जीन मिला, तो उसको बोलेंगे थैलेसीमिया माइनर, जिसमें से सबसे डेंजरस होता है थैलेसीमिया मेजर। अब थैलेसीमिया के पेशेंट में तकलीफ क्या देखोगे? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होने की वजह से इनका आरबीसी का शेप और साइज गलत रहता है। सो दे हैव आरबीसीज विद एबनॉर्मल शेप एंड साइज। नेक्स्ट, इनको ना जॉन्डिस हो जाता है बेटा। यूरिन डार्क कलर का होता है और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा वीकनेस होगा बेटा। अब ऐसा पेशेंट जिसके आरबीसी में गड़बड़ है, हीमोग्लोबिन में गड़बड़ है, उसके वजह से उसको जॉन्डिस हो रहा है। ओके, स्किन बिकम्स येलो इन कलर। जॉन्डिस को हम लोग पीलिया बोलते हैं। ओके, क्योंकि पूरा शरीर येलो हो जाता है। यूरिन है ना डार्क कलर का हो जाएगा। सो यू विल फाइंड डार्क कलर का यूरिन एंड वीकनेस। इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? अब जीन को तो करेक्ट नहीं किया जा सकता, अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो हो गई। सो इसके लिए हम लोग मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, इतना समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो यहां हमारा थैलेसीमिया खत्म हो गया। अब बची है सिर्फ 3 बीमारी, डाउन्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। और ये तीनों जो बीमारी है ये जीन्स की वजह से नहीं होती है, ये क्रोमोसोम की वजह से होती है। क्रोमोसोम में अगर नॉर्मल नंबर रहेगा तो उसको यूप्लॉइडी बोलते हैं, एबनॉर्मल नंबर रहेगा तो एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। ओके, कई बार क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा सेट तैयार हो जाता है जिसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। पॉलीप्लॉइडी यानी जहां समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए n, वहां तुम्हारे पास 2n हो गया। अब एक्स्ट्रा सेट हुआ क्योंकि यहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हो पाया। अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता, 2 सेल बना देता तो ये नॉर्मल होता। सो पॉलीप्लॉइडी का अक्सर रीजन क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ नो साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। जब भी एक सेल डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस होना चाहिए। पर अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होगा। एंड दिस पॉलीप्लॉइडी इज यूजुअली सीन इन पी से पॉलीप्लॉइडी और पी से प्लांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूजुअली सीन इन प्लांट्स। चलो, नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टाइटल इन इटसेल्फ, दैट इज डाउन्स सिंड्रोम। सर इसका नाम ऐसा डाउन सिंड्रोम क्यों रखा है? ओके, इसका नाम डाउन सिंड्रोम इसीलिए रखा है क्योंकि इसको ढूंढा था जॉन लैंगडन डाउन ने इन द ईयर 1866। सर इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी का दूसरा नाम है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। सर ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम का मतलब क्या? ओके, सिंपल, हमारे हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। ये 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं। अब अगर मैं ये क्रोमोसोम का डिटेल स्टडी करूं, उसको कैरियोटाइप बोलते हैं। कैरियोटाइप में पूरा क्रोमोसोम का रिपोर्ट आता है। जैसे हम लोग एक्सरे और सीटी स्कैन कराते हैं ना बेटा बॉडी का, वैसे ये क्रोमोसोम का पूरा स्कैन है बेटा, इसको कैरियोटाइप बोलते हैं। कैरियो यानी न्यूक्लियस। अब ये देखो, ये फर्स्ट पेयर, ये समझो सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पेयर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पेयर हो गया। अब 23rd पेयर 6 क्रोमोसोम होता है। अब देख, मैं तुझे एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में अरेंज रहता है। 46 क्रोमोसोम को हम लोग 23 पेयर्स भी बोलते हैं। तो उसका जब रिपोर्ट कराते हैं तो इस तरह का रिपोर्ट आता है। हर पोजीशन पे क्रोमोसोम 2-2 है, जोड़ी में है। आखिरी वाला जो क्रोमोसोम का जोड़ा रहता है ना, वो 6 क्रोमोसोम वाला है। अब अगर वो अनइक्वल साइज का है तो पता चल जाना चाहिए कि वो लड़का है। अनइक्वल साइज यानी एक बड़ा एक छोटा, यानी एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक वाई क्रोमोसोम होगा, और आखिरी वाला तो 6 क्रोमोसोम ही रहता है। और अगर वो इक्वल साइज का दिखा ऐसा, यानी दोनों सेम साइज के, यानी एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, यानी वो लड़की है। हाँ सर, आपने ये क्या सिखा दिया? आपने हमको ये पहचानना सिखा दिया कि आने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की। कैसे पता चलेगा? कैरियोटाइप से पता चलेगा। बट ये सब रिपोर्ट इतना इजीली
किसी को अवेलेबल कराया नहीं जाता और कोई डॉक्टर इस बारे में तुमको बताएगा नहीं। ओके, तो कैरियोटाइप से ये पता चल जाता है। अच्छा, कैरियोटाइप से अब डाउन सिंड्रोम में क्या पता चलेगा मालूम है? 21वें पोजीशन पे जहां 2 क्रोमोसोम होना चाहिए वहां एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, इसलिए इसको ट्राइसोमी बोला है। ट्राइसोमी यानी 3। ओके, ट्राइसोमी यानी 3। सो इट इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जहां पर 21वें पोजीशन पे 2 क्रोमोसोम के बजाय 3 क्रोमोसोम है। सो इस पेशेंट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? टोटल अपने पास नॉर्मली 46 होता है, पर इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, इसलिए इसका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 47। ये याद रखो। अब अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो जाएगा ना, तो उसका शरीर कैसा नजर आएगा? अब तू ना ये इसका डाउन सिंड्रोम का फोटो एक बार गूगल करके देखना। उसका बच्चा है ना, एकदम टिपिकल उसका बॉडी फीचर्स रहता है। बॉडी फीचर्स में सबसे पहले ना व्हाट यू विल फाइंड इज शॉर्ट स्टेचर। शॉर्ट स्टेचर यानी उसकी हाइट बहुत कम होगी। ओके, सेकंड व्हाट यू विल फाइंड इज राउंड फेस। उसका चेहरा ना एकदम गोल होगा बेटा। नेक्स्ट व्हाट यू विल फाइंड इज एपिकैंथल folds are slanting। हमारे आंखों के ऊपर का ये जो फोल्ड है ना, हमारी आंख कैसे, ये फोरहेड माथा ऐसे खत्म हुआ, फिर अंदर की तरफ से आंख चालू हो रही है। इनका कैसे रहता है ना, ये माथा खत्म होके अंदर की तरफ से आंख नहीं पता चलता, ये पूरा स्लैंटिंग रहता है बेटा। ओके, पूरा ऐसा फ्लैट रहता है, तो देख के ही पता चलता है कि बच्चे का फोरहेड कब खत्म हुआ, आंख कब चालू हो रहा है, पता ही नहीं चलता है। दैट इज एपिकैंथल फोल्ड्स व्हिच आर स्लैंटिंग। फ्लैट नोज, ब्रॉड नॉस्ट्रिल्स। अब ये हमारा नेजल ब्रिज है। साइड व्यू में हमको ऐसा दिखता है कि हमारी नाक उठी हुई है, पर इनका यहां से नाक ये दबा हुआ रहता है और नाक के जो होल है ना वो चौड़े होते हैं। सो ब्रॉड नॉस्ट्रिल्स। इसके साथ साथ में ओपन माउथ, इनका मुंह हमेशा खुला रहता है, एंड फरोड टंग। जीभ के ऊपर ना एक पार्टीशन होगा, एक लाइन होगी, समझो ये नॉर्मल जीभ है, पर इनके जीभ में ऐसा क्रैक रहेगा बेटा। ओके, सो दे विल हैव अ फरोड टंग। अच्छा, इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, सोचने की शक्ति स्लो होगी। बच्चा भले ही शारीरिक रूप से बड़ा हो जाए, ओके राइट, ऐसा 15-20 साल का लगेगा, बट उसका दिमाग एकदम ही कम उम्र के बच्चों की तरह होगा। देखने में बड़े क्यूट लगते हैं, बहुत ही सिंपल से होते हैं, ओके, बट दिमागी तौर पे थोड़े स्लो होते हैं। अच्छा, और तो और व्हाट यू विल फाइंड इज अ प्रोमिनेंट पाम क्रीज, जिसको बोलते हैं सीमियन क्रीज। हमारे हाथों में जो रेखाएं हैं, हम ऐसे पंडित जी को दिखाते हैं, ज्योतिष को दिखाते हैं, राइट, और पंडित ऐसा देखता है, बोलता है हाँ तेरे शादी में ऐसा ऐसा तकलीफ आएगा, तेरा नौकरी में ऐसा ऐसा तकलीफ आएगा। फिर हम बोलते हैं हाँ पंडित जी तकलीफ आएगा, तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? तो पंडित जी बोलता है पैसा दो, ये हवन कराना पड़ेगा, राइट। ओके, तो ऐसा सब लोग सोचता है, ठीक है, उनका पर्सनल अपने को क्या। अब बायो के हिसाब से ये बच्चे की हाथ की रेखाएं देखेंगे ना, तो उसके हाथ में कोई लाइन नजर नहीं आती, सिर्फ एक ही लाइन ऐसा स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। दिखा दो यहाँ पंडित जी को, अपने हिसाब से बड़ा बड़ा थियरी बोलेगा, हाँ ये बच्चा ना ये बहुत तेज निकलेगा, दिमाग से बहुत तेज निकलेगा, मालूम पड़ा मेंटली रिटार्डेड, राइट। ओके, सो वो लोग क्या करता है, छोड़ो तुम्हारा पर्सनल, बट एक ही रेखा जब हाथ पे बहुत ही प्रोमिनेंट नजर आएगी, उसको बोलते हैं सीमियन क्रीज। ओके, और ये सीमियन क्रीज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है डाउन सिंड्रोम का। बच्चा पैदा होते बराबर जब इस तरह की रेखा एक स्ट्रेट नजर आती है ना, यानी वो बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। उसके साथ साथ उसका फेस का फीचर्स कुछ इस तरह का होगा बेटा। नेक्स्ट ये याद रखो कि दे विल हैव लिटिल बिट ऑफ इडियोटिक लुक ऑन फेस, एट टाइम्स सलाइवा इज ड्रिबलिंग, ओके, मुंह से ना थूक गिरते रहता है।
शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये बच्चे ज्यादा जीते नहीं है बेटा, सो दे विल हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। ओके, इतना समझा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये था डाउन सिंड्रोम। आगे बढ़े। सो अभी हमने कवर किया थैलेसीमिया और डाउन सिंड्रोम। अब दोनों से रिलेटेड एक एक एमसीक्यू देखते हैं। थैलेसीमिया को कंपेयर किया गया है सिकल सेल अनीमिया के साथ, जहां एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने एक सेंटेंस लिख दिया है, इसीलिए तुमको याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बोलता है कि थैलेसीमिया जो है सिकल सेल अनीमिया के मुकाबले थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है और सिकल सेल अनीमिया क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। नेक्स्ट, ये एक एमसीक्यू याद रखना कि डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड एज मंगोलिज्म। अब इसको मंगोलिज्म क्यों बोलते हैं ये तू ढूंढ के मुझे बताएगा बेटा। ओके, क्योंकि उसका जो फेशियल फीचर्स है ना, उसका एक बार फोटो देखोगे तुमको समझ जाएगा बेटा। ओके, चलो मूविंग ऑन। अब नेक्स्ट बीमारी की बात करते हैं, दैट इज टर्नर्स सिंड्रोम। ओके, टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जहां पेशेंट का फॉर्मूला होता है 44 प्लस XO। यानी टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी फीमेल है जिसके पास एक X क्रोमोसोम नहीं है। देखना, नॉर्मली फीमेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल फीमेल्स का नॉर्मल फीमेल होती है 44 प्लस XX। अब इसके बाद एक X क्रोमोसोम नहीं है तो O यानी जीरो यानी नल। और वेस्टर्न कंट्री में है ये अंग्रेज लोग ऐसा नंबर लिख दो कोई, जैसे 106, तो ये लोग 106 नहीं बोलता है, ये लोग बोलता है 106। ये लोग को O E आ ये सब करने का बहुत आदत है। इंग्लिश इनको लगता है बहुत अमेजिंग साउंड करता है, तो इसको तुम O भी बोल सकते हो, नल भी बोल सकते हो, याद रखो। सर ये नल से पानी आएगा क्या? पानी नहीं आएगा, ज्ञान आएगा, ध्यान दो। ओके, सो 44 प्लस XO 44 प्लस XX, ये टर्नर सिंड्रोम है। सर अगर एक लड़की के पास X क्रोमोसोम ही नहीं है तो उसको टर्नर सिंड्रोम है, ये समझ गया। बट ये क्यों हुआ ऐसा? So it is because of non-disjunction of chromosome। सर क्या हाईफाई इंग्लिश लिखता है। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब कुदरत से गलती होती है, जहां कुदरत क्रोमोसोम्स को इक्वली बांट नहीं पाता है बेटा। सो इट इज बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये याद रखो। अच्छा सर, ये फीमेल में क्या क्या फीचर्स देखेंगे हम? सो ये फीमेल की हाइट कम होगी, शॉर्ट स्टेचर। ओके, सेकेंड शी विल हैव लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, पीछे की तरफ बाल में जो हेयर लाइन है ना हमारा, ओके, वो नीचे की तरफ रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज लो पोस्टीरियर हेयर लाइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस फीमेल विल हैव वेब्ड नेक। वेब्ड नेक चाहिए तो इसका फोटो गूगल करना। नॉर्मली कैसा है ना, देखो ये हमारा सिर, ये हमारा गर्दन और ये हमारा कंधा। ओके, अब वेब्ड नेक का फीचर देखो, ये गर्दन तो है ही, ये सिर पर यहां पर ना एक्स्ट्रा स्किन होगा। ओके, इसको बोलते हैं वेब्ड नेक, यहां पे एक्स्ट्रा स्किन होता है बेटा।
सो है ना, स्पाइडर के वेब का शेप ले लेता है, ऐसे ही होता है ना स्पाइडर का वेब, ओके, इसलिए इसको वेब्ड नेक बोला जाता है। सर ऐसी फीमेल्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं क्या? नहीं। सो दीज फीमेल्स आर स्टराइल, दीज आर स्टराइल फीमेल्स, ओके, इनका ओवरी डेवलप ही नहीं होता है। क्लियर है बेटा? सो दैट इज कॉल्ड एज अ टर्नर सिंड्रोम। चलो लास्ट बीमारी, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। सर मुझे एक डाउट है, इस पूरे क्रोमोसोम में सेक्स जेंडर आपने बता दिया, लड़का है लड़की है, सर पर हम इंसानों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दोनों क्वालिटी है, लड़का का भी क्वालिटी है, लड़की की भी क्वालिटी है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, वो जो नंबर 6 लोग होता है ना, किन्नर, ओके सर, उनमें क्या होता है? अच्छा, सो पहली बात, उस बीमारी को बोलते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, और किन्नर को हम लोग बोलेंगे यूनक्स। जो ट्रांसजेंडर होता है ना, जिनमें दोनों भी क्वालिटी होती है, मेल की भी और फीमेल की, उसको हम लोग यूनक्स बोलेंगे, उसके कंडीशन को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलेंगे। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सर इनमें लड़का लड़की दोनों का क्वालिटी होता है, हाँ, क्योंकि इनका फॉर्मूला है 44 + XXY। अब इनमें एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा है, टर्नर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम कम था, इसको बोलेंगे मोनोसोमी, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। और टर्नर सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना निकल रहा है? 44 + 1 45। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 होगा। और यहां पर क्या है? यहां पर यू फाइंड एन एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 44, 45, 46, 47। सो यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47। सर 47 तो डाउन सिंड्रोम में भी था, हाँ, पर डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21वें पोजीशन पे था, यानी ऑटोसोम्स पे था। दैट वाज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, दिस इज अ ट्राइसोमी ऑफ 6 क्रोमोसोम। अब क्योंकि इनके पास XXY है, तो देखना बेटा, XX मतलब क्या? लड़की, और XY मतलब क्या? लड़का। और इसीलिए इनमें मिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, लड़का और लड़की की, ओके। अब इनमें मोस्टली कैसा होगा ना, व्हाट यू विल फाइंड इज मैस्कुलाइन बॉडी, मैस्कुलाइन बॉडी यानी पुरुष के जैसा शरीर, जहां इसका हाइट बहुत ज्यादा होगा। सो इट हैज मोर हाइट, बहुत ऊंचे होते हैं ये, मसल्स बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, आवाज जो है ना वो रफ होती है, हार्श वॉइस, एंड एट टाइम्स दे हैव गायनेकोमैस्टिया। गायनेकोमैस्टिया का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। यानी कैसा ना कि आइडियली मेल्स विल हैव चेस्ट, दे डू नॉट हैव मिल्क ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स, दैट इज ब्रेस्ट। बट इन क्लाइनफेल्टर्स में तुम क्या देखोगे कि वो दिखेगा मेल की तरह, बट दैट फेलो विल हैव ब्रेस्ट। कई बार अगर वो फीमेल की तरह दिख रही है ना, सो व्हाट यू विल फाइंड इज वायरलिज्म और हिर्सुटिज्म आल्सो। कुछ कुछ में वायरलिज्म और हिर्सुटिज्म भी देखने मिलेगा। वायरलिज्म और हिर्सुटिज्म का मतलब होता है फेशियल हेयर्स इन फीमेल्स, यानी वो दिखेगी औरत की तरह पर उसको है ना मूंछ और दाढ़ी होगी बेटा, ओके। सो इस तरह के देखो इनमें मिक्स्ड कैरेक्टर्स आते हैं। अच्छा, टर्नर्स सिंड्रोम में एक और बात ये याद रखो कि दीज फीमेल्स, ओके, दे हैव अंडरडेवलप्ड ब्रेस्ट। सो इनके ब्रेस्ट डेवलप नहीं होते हैं, एंड इनका जो चेस्ट है ना, दैट इज शील्ड शेप, वो तलवार की जो ढाल आती है ना उस तरह से चेस्ट एकदम बाहर रहता है, बट द ब्रेस्ट डज नॉट डेवलप, और इनमें ओवरी डज नॉट डेवलप। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टर्नर सिंड्रोम।
Whereas Klinefelter syndrome में you will find gynecomastia, you will find viralism and hirsutism. अच्छा सर टेस्टीज है कि ओवरी है? अगर टेस्टीज हुआ ना, टेस्टीज आर अंडर डेवलप्ड, so they have underdeveloped testes. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस एब्सेंट. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन, इनमें स्पर्म फॉर्मेशन होता ही नहीं है. सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये सब के सब स्टराइल होते हैं. स्टराइल मतलब कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे. सर अगर एक किन्नर बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा, अगर एक क्लाइनफेल्टर बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, तो ये पैदा कैसे होते हैं? वही तो विचित्र बात है. मैं बताता हूं उस बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले. लिया? टर्नर्स और क्लाइनफेल्टर्स ये दोनों होते हैं बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन. नॉन डिसजंक्शन के हिसाब से दे आर बोर्न. इसका क्रॉसिंग दिखा देता हूं. यूजुअली ये बुक्स में या फिर एग्जाम में कैसा है पूछा नहीं जाता, इतना इंपॉर्टेंस इसको देते नहीं है बुक्स में, बट हम लोग देख सकते हैं कि ये सब के सब पैदा क्यों हो रहे? बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम. ओके अब नॉर्मली हमने क्या देखा है कि हम इंसानों में मेल का फॉर्मूला है 44 प्लस XY, फीमेल का फॉर्मूला है 44 प्लस XX. ओके अब जब मेल गैमेट बनाता है तो 44 स्प्लिट होता है 22 और 22 में, और X और Y स्प्लिट होता है. समझो X और Y स्प्लिट ही नहीं हुआ, तो यहाँ 0 है और यहाँ XY दोनों साथ में आ गया. देखो ये XY स्प्लिट नहीं हुआ बेटा, तो इस तरह के दो गैमेट तैयार हुए. अब मान के चलते फीमेल में बराबर स्प्लिट हुआ 22 प्लस X 22 प्लस X. अब जब ये और ये कंबाइन होगा तो बेटा 22 और 22 44 हो जाएगा, और XY और X कंबाइन होगा तो XY बराबर है. तो ये तो क्या हो गया? ये क्लाइनफेल्टर्स हो गया. हाँ, और जब ये और ये कंबाइन होगा तो इसके कॉम्बिनेशन से अल्टीमेटली अपने को क्या मिलेगा? 22 और 22 क्या होगा? 44 प्लस 0 और x क्या होगा? x0. यानी इसका कॉम्बिनेशन हमको क्या देगा? टर्नर्स सिंड्रोम. अच्छा सर आप समझा कि नॉन डिसजंक्शन यानी क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होता है. सर यानी ये जो भी बीमारी हो रही है ये मेल की वजह से हो रही है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. ये है ना, उल्टा भी करके देख लो. मेल फीमेल, मेल है 44 प्लस XY और फीमेल है 44 प्लस XX. अब समझो मेल्स में अगर कुदरत ने क्रोमोसोम्स को बराबर स्प्लिट किया 22 22, X यहाँ पे और Y यहाँ पे. अब समझो फीमेल में स्प्लिट नहीं हुआ बराबर, ये 22 प्लस XX साथ में आ गया और यहाँ 22 प्लस 0 है बेटा. सो अब फीमेल में नॉन डिसजंक्शन हुआ. सो जब ये और ये कंबाइन होगा तो ये हमको देगा 44 प्लस XXY. So that is Klinefelters. ओके और बेटा जब ये 0 वाला और ये X वाला कंबाइन होगा तब मिलेगा 44 प्लस X0 यानी टर्नर्स सिंड्रोम. अब यहाँ पे मुझे तुमको बहुत सारी बातें बतानी है बेटा. पॉइंट नंबर 1, ये टर्नर्स और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऐसे तो कैलकुलेशन के हिसाब से जितने क्लाइनफेल्टर पैदा होंगे उतने ही टर्नर्स पैदा होंगे. द चांसेस फॉर टर्नर्स सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज इक्वल. पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि टर्नर्स सिंड्रोम वाले बच्चे सरवाइव नहीं करते हैं.
इतना ज्यादा उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होता है। क्लाइनफेल्टर स्किनर जो है वो हमने देखा है कि तेरे मेरी तरह नॉर्मली ही जिंदा रहते हैं, बड़े होते हैं, खाते पीते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो इसीलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ज्यादा देखा जाता है। बट कैलकुलेशन के हिसाब से देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सबसे कमाल की ये याद रखो कि किन्नर जो होता है ना वो स्टराइल होता है। स्टराइल यानी उसके अंदर ना ही स्पर्म बन रहा है ना ही ओवम बन रहा है। ये बहुत ही गलत है, जहां लोग ये मानते हैं कि है ना एक क्लाइनफेल्टर ही क्लाइनफेल्टर को जन्म देता है। गलत है बेटा। इनफैक्ट यहां देखो और ये सीखो कि ये क्लाइनफेल्टर्स ये सब किसको पैदा होते हैं। दे आर बॉर्न टू नॉर्मल कपल, दे आर बॉर्न टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स लाइक मी एंड यू। और हम लोग जो नॉर्मल हैं, जो खुद को नॉर्मल बोलते हैं, हम लोग इनफैक्ट कितने एबनॉर्मल और मानसिक है वो देखो कि हमारा सोच और प्रेम बदलता है परिस्थिति के हिसाब से। कि अगर एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम कंबाइन हुआ लड़की तो हम एकदम कम खुश, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम कंबाइन हुआ तो लड़का तो हम ज्यादा खुश। और समझो नॉन डिसजंक्शन हुआ और एक्स एक्स और वाई कंबाइन हुआ और एक्स एक्स वाई हुआ और डॉक्टर ने बताया कि देखो ये ट्रांसजेंडर है। अक्सर कैसा होता है ना कि इस पॉइंट तक आने ही नहीं दिया जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डॉक्टर तुम्हारे रिपोर्ट्स करवाता है ना, वो रिपोर्ट्स में ही उसको पहले से ही पता चल जाता है कि डाउन सिंड्रोम है, ओके, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है या फिर और कोई बीमारी है कि नहीं, इसका अंदाजा पहले से ही लगा लिया जाता है। इनफैक्ट डाउन सिंड्रोम के मामले में भी ये याद रखना बच्चों कि जो औरतें लेट प्रेग्नेंट होती हैं, 45 साल की उम्र में जो मां बनती है ना, उनको डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा पैदा होने की संभावना ज्यादा रहती है। डाउन सिंड्रोम इज मोर कॉमन इन वुमेन दोज हु बिकम प्रेग्नेंट लेट इन देयर लाइफ, अराउंड 45 इयर्स ऑफ एज। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारी मानसिकता, हम लोग खुद को नॉर्मल बोलते हैं, ओके, बट लड़का हुआ तो हम बहुत खुश, लड़की हुई तो कम खुश, और क्लाइनफेल्टर अगर हुआ तो हम चुपके से डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर इसका कुछ करो, ये आप रख लो, या तो हम बच्चे को इधर उधर छोड़ देंगे मंदिर में, या तो फिर वो लोग बच्चे को इधर उधर डिस्पोज कर देते हैं, इधर उधर उसको छोड़ आते हैं। काफी गलत है ये। क्लाइनफेल्टर्स के बारे में मेरा लेक्चर ये तुमको सिखा रहे हैं। देखो हम बायो वाले हैं, हम ना सभी प्राणी को समान नजर से देखते हैं, बिकॉज बायो मीन्स लाइफ। चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, बर्ड्स हो, बटरफ्लाई हो, इंसान हो, डॉग हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब में जिंदगी पनप रही है। बट ये जो समाज की जो सोच है ना, ये काफी गलत और काफी गंदी होती है, जहां समाज ये मानता है कि ये किन्नर लोग ना, ये लोग बुरे हैं। बट बच्चों, हम बायो वालों को ये पता होना चाहिए ये जस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तेरे मेरी तरह। भगवत गीता में लिखा है कि सुख दुख में तुम्हारे भाव बदलने नहीं चाहिए, जिस तरह से ऋतु बदलती है उस तरह से तुम्हारे भाव बदलने नहीं चाहिए। जो इंसान मान में भी सुख रहता है और अपमान में भी सुख महसूस करता है, ओके, वो इंसान को कृष्ण भगवान प्राप्त होते हैं। उसी तरह से हम बायो वालों को भी ये समझ के चलना चाहिए बेटा कि हमारे भी भावनाएं इनमें बदलनी नहीं चाहिए कि हाँ लड़का है तो उसको मैं अलग नजर से देखूंगा, हाँ लड़का पैदा हुआ मैं खुश हो जाऊंगा, लड़की है तो उसको मैं अलग भाव से देखूंगा, और किन्नर है, अगर मेरे घर किन्नर पैदा हो गया तो भाई मैं समाज में किसी को बताऊंगा नहीं, चुपचाप ये बच्चे को कहीं ना कहीं इसको मैं भेज दूंगा। समाज में ये माना जाता है कि आप घर से निकलो, आप किन्नर की शक्ल देख लिए तो कुछ लोग शुभ मानते हैं, कुछ अशुभ मानते हैं। तरह तरह के रीति रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशंस, इनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रहस्य हैं। बट मैं आज के लेक्चर में तुमको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दे आर जस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक मी एंड यू, और ये नॉर्मल कपल्स को ही पैदा होते हैं। हालांकि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बेटा इमेजिन कर लो, सपोज फॉर एग्जांपल ये मैं, ओके, आई रीप्रोड्यूस एंड माय चाइल्ड इज क्लाइनफेल्टर, और उस लड़के को, उस क्लाइनफेल्टर को या उस लड़की को, ठीक है, मैं अच्छे से पाल पोस के बड़ा करता हूं और उसको स्कूल में भेजता हूं। समझो ऐसा ही बच्चा तेरे बाजू में अगर बैठा है तो तेरा कुछ जाएगा क्या बेटा? नहीं ना। बट हम क्या करते हैं, हमने इनको एकदम आइसोलेट कर दिया है, इनको समाज से एकदम अलग कर दिया। सोचो इसलिए इनका एजुकेशन का क्या, इनके एम्प्लॉयमेंट का क्या? अगर एक किन्नर समझो फॉर एग्जांपल, ओके, छोटे मोटे काम कर रहा है या फिर डॉक्टर बनता है या फिर समझो फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल में काम करता है, ओके, एयरलाइंस में काम करता है, इंजीनियरिंग में काम करता है, तो क्या प्रॉब्लम है?
बायोलॉजी के हिसाब से मुझे इसमें कोई दोष नजर नहीं आता है, बट समाज इनको आइसोलेट करके रखता है, समाज इनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देता है, जो कि काफी गलत है। और इनफैक्ट हमको ये बात समझ लेना चाहिए कि दे आर बॉर्न टू नॉर्मल कपल्स, ये है ना हमारी देन है, और हम खुद को नॉर्मल बोलते हैं। इनफैक्ट हम मानसिक है, हमारा मानसिक गोली चालू करना चाहिए, दवाई चालू करना चाहिए कि जब एक किन्नर पैदा होता है तो हमारी सोच बदल जाती है। और ये लोग कितने अच्छे होते हैं, इनफैक्ट ये लोग इतने अच्छे होते हैं कि इनको कहीं भी पता चलेगा ना कि अगर क्लाइनफेल्टर का जन्म हुआ है तो ये लोग उस घर में पहुंचते हैं और ये लोग खुद उस बच्चे को ले लेते हैं, ये लोग खुद उस बच्चे को ले लेते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। सोचो आज के तारीख में जहां कोई किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं देता, वहां पर these people are nurturing bloody someone else's sperm and ovum, किसी और के स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन को वो लोग पाल रहे हैं और बहुत ही प्यार से उसका पालन पोषण करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि समाज इनको बहुत ही अलग नजर से देखेगा और इनको वो प्रेम नहीं देगा जो प्रेम इनका कम्युनिटी इनको दे सकता है। These people they are so upset with society's behavior, लोगों की मानसिकता से ये लोग इतने नाराज है, इसीलिए ना इनका कभी डेथ भी हो जाएगा ना, ये लोग मैयत कब लेके जाते हैं तुमको देखने भी नहीं मिलेगा। सर आप इतना कैसे जानते हो इनके बारे में? मेरे बहुत सारे पेशेंट्स है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मेरा बहुत क्लोज कॉन्वर्सेशन होता है उनके साथ, एंड आई अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट बायोलॉजी इज ऑल अबाउट। जब इनका फ्यूनरल होता है ना, डेथ सेरेमनी होता है, जब ये ले जाते हैं, ओके राइट, तब इनमें ये लोग क्या करते हैं ना, डेड बॉडी को मारते हैं, वो लोग डेड बॉडी को मारते हैं। इनफैक्ट वो लोग सेलिब्रेट भी करते हैं कि अच्छा है ये इस जिंदगी से मुक्त हो गया, और डेड बॉडी को मारते हैं कि अगले जन्म में तेरी आत्मा वापस किन्नर के शरीर में नहीं आनी चाहिए, बिकॉज ये समाज ही पूरा हमको अलग नजर से देखता है। बट बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कुछ गलत नहीं है। फिर बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस, गलत गलत आरोप लगा दिए जाते हैं कि अरे किन्नर ने रेप किया। हाउ विल अ क्लाइनफेल्टर डू रेप, बिकॉज दे आर स्टेराइल, उनमें स्पर्म फॉर्मेशन होता ही नहीं है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। लोगों को लगता है कि ये किन्नर ही किन्नर को जन्म देता है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, नॉर्मल कपल ही किन्नर को जन्म देते हैं। यू गो बैक टू योर माइथोलॉजी, चलो ठीक है तुम साइंस का नहीं मानते हो, यू गो बैक टू माइथोलॉजी, आई विल नॉट मेंशन, बट बहुत से भगवान को भी अवतार मिला है किन्नर का, एंड इट वॉज गिवन एज एन आशीर्वाद। तुम पढ़ो, अवस्थी सर ब्राह्मण है, रिस्पेक्ट करता है रिलीजन की, रिस्पेक्ट करता है बायोलॉजी की, और एक गुरु होने के नाते गुरु का धर्म है कि जितना भी अज्ञान है उसको समाज से दूर करे। सो द रॉन्ग आइडियाज अबाउट क्लाइनफेल्टर्स व्हिच आर सर्वाइविंग इन द सोसाइटी हैज टू बी डिस्ट्रॉयड, और ये शुरू होगा तेरी मेरी सोच के साथ। लास्ट पॉइंट, सर ये लोग जो बोलता है सच हो जाता है, इनका जीभ काली होती है, ये सब कहने की बातें हैं। सर ये लोग पैसा मांगता है, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये लोग पैसा नहीं मांगता है। ट्रैफिक सिग्नल पे मोस्टली जो लोग तेरे को दिखते हैं ना, जो लोग पैसा मांगते हैं, अच्छा ये लोग भी पैसा मांगते हैं, बट ये लोग तेरे को पैसे के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करते। जो लोग तुझे पैसे के लिए ज्यादा फोर्स करते हैं ना, यू आस्क टू द लीगल डिपार्टमेंट, पुलिस से पूछो, ये सब के सब मेल्स होते हैं जो जानबूझ के फीमेल का कपड़ा पहन के क्लाइनफेल्टर्स बनते हैं और इन लोगों को बदनाम करते हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दे नो दैट कि अगर एक ताली बजाने से मुझे इतना पैसा मिलेगा, सो वो लोग क्लाइनफेल्टर्स का भेष धारण करते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसे बहुत सारे मेल्स हैं जो क्लाइनफेल्टर्स बन के घूमते हैं, बट वाकई में वो क्लाइनफेल्टर्स नहीं है। जो एक्चुअल क्लाइनफेल्टर्स होते हैं ना, दे आर रियली जेन्युइन पीपल। अगर इनको सही अपॉर्चुनिटी दी जाए ना, दे कैन वर्क वंडर्स जस्ट लाइक मी एंड यू। इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन। सो देखो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने जेनेटिक्स के लास्ट पार्ट का भी कर दिया स्वाहा। हम लोग आएंगे और भी बहुत सारे लेक्चर्स के साथ, और हमेशा याद रखना बायोलॉजी अलग ही गेम है, अलग ही लेवल है, लोगों के बस का ही नहीं है। ओके, जब बायोलॉजी पढ़ के तुम रास्ते पे चलोगे ना, यू विल रियलाइज द फैक्ट दैट कि यू स्टैंड आउट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। जैसे आज हमने ये सारी बातें की, और इन बातों से अगर तेरा फायदा हो रहा है तो लोगों को इस बारे में बता, ओके, एंड टेल देम टू रीड बायो, bleed bio, yo-yo bio. Thank you.